अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो, हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक डिस्कस करे थे। सो इन टुडेज़ क्लास विल बी डिस्कसिंग द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 2 विच इज़ plants in their system. So in today's class we'll be discussing the topic transpiration. So students, what is transpiration? Transpiration is basically the process by which a plant loses water फ्रॉम इट्स लीव्स इनटू द सराउंडिंग एयर। यानी कि ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो प्लांट्स के लीफ के अंदर जो पानी होता है वो क्या निकल जाता है, या पानी जो प्लांट्स है वो अपना पानी निकाल रहा होता है अपने सराउंडिंग में। और प्लांट्स की सराउंडिंग क्या है? प्लांट्स की सराउंडिंग है एयर। तो ट्रांसपायरेशन में जो प्लांट्स के लीव्स के पास जो पानी है वो निकलेगा प्लांट से बाहर उसकी सराउंडिंग एयर में। The water evaporates from cell inside the leaf. सो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है कि जो वाटर है वो इनसाइड द सेल ऑफ द लीव, यानी कि जो लीव के इनसाइड में जो सेल्स हैं उससे एवापोरेट होता है। एवापोरेट होना क्या है? एवापोरेट होना है वाटर का लिक्विड से कन्वर्ट होना वेपर में। वेपर्स यानी गैशियस स्टेट में एक्सचेंज होना, कन्वर्ट होना, इसका हम कहेंगे एवापोरेट होना वाटर का। सो water vapor then passes out of the leaf mainly through the tiny holes called stomata। यानी कि अब जो water vapors हैं वो बाहर निकलेंगे लीव से बाहर की तरफ जाएंगे किसके ज़रिए? टाइनी होल्स के ज़रिए जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लीव में वाटर वेपर प्लांट से बाहर निकल रहा है, लीव से बाहर निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, वो किस तरह होगा? वो होगा टाइनी होल्स के ज़रिए जो कि हैं स्टोमेटा। अगर अब ये पूछा जाए कि स्टोमेटा क्या होते हैं, तो स्टोमेटा होते हैं टाइनी ओपनिंग जो कि होती है प्लांट के लीव में। जिसका फंक्शन क्या होता है? तो स्टोमेटा का फंक्शन ये है कि वो करवाएगी हमारे पास एक्सचेंज ऑफ वाटर वेपर्स का एक्सचेंज करवाएगी, या फिर गैसेस का एक्सचेंज करवाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो स्टोमेटा है वो इसका एक फंक्शन ये भी है कि वो हेल्प करता है हमारी फोटोसिंथेसिस में भी। सो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग है, प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, पाए जाते हैं हमारे पास प्लांट के जो लीव्स हैं उनमें, और वो टाइनी ओपनिंग्स कहलाती हैं। उनका फंक्शन क्या है? तो उनका फंक्शन ये है कि वो हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंज में, वेपर्स के एक्सचेंज में, इसके अलावा हमारे पास फोटोसिंथेसिस में। स्टोमेटा आर मेनली फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव। और स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे? स्टोमेटा लीव में कहाँ पाए जाएंगे? लीव तो बहुत बड़ा है, लीव में कहाँ पाए जा रहे हैं? तो लीव के लोअर साइड पे हमारे पास, नीचे की साइड पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कंट्रोलिंग ट्रांसपायरेशन। यानी कि जो ट्रांसपायरेशन में भी तो कंट्रोल है ना, हर वक्त तो ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही। हर वक्त तो जो प्लांट के लीव्स के पास जो पानी है वो गैसेस में चेंज होकर या वेपर्स में चेंज होकर लीव से बाहर तो नहीं जा रहा। तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन में भी एक कंट्रोल होना चाहिए प्लांट्स की तरफ से। तो हम ट्रांसपायरेशन प्लांट्स किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं? सो ईच स्टोमेटा इज़ सराउंडेड बाय 2 sausage shaped guard cells which control the size of the hole।
यानी कि जो हमारे पास स्टोमेटा है, जिसको हम सिंगल अगर स्टोमेटा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं, सिंगल ओपनिंग को स्टोमा बोलते हैं। और हर स्टोमा के पास क्या होते हैं, हमारे पास सॉसेज शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे उस ओपनिंग के या फिर स्टोमा के होल को, उसके साइज़ को हम लोग कंट्रोल करेंगे। इसके ज़रिए स्टोमा के साइज़ को कंट्रोल करेंगे गार्ड सेल्स के ज़रिए। गार्ड सेल्स किस शेप के हैं, सॉसेजेस शेप के हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टोमा है उसका जो साइज़ है वो कंट्रोल हो जाएगा। और इसी से आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसके साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके साइज़ से हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम लोग ट्रांसपायरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, प्लांट से भी जो ट्रांसपायरेशन हो रही है वो कंट्रोल कर सकते हैं। वॉट इफ़ेक्ट्स द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो ट्रांसपायरेशन की स्पीड है उसका क्या हमें असर है या क्या फ़र्क पड़ता है उससे। द स्पीड और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग, यानी कि जो हमारे पास स्पीड और रेट है ट्रांसपायरेशन का वो अफेक्ट कर रहा है नंबर ऑफ थिंग्स से, उनकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। टेम्परेचर ऑन वार्म डेज, मोर वाटर विल एवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सेल्स सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप, यानी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर कब इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है जब गर्मी होती है। तो जब गर्म दिनों में हमारे पास ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ऐसे होगी जब गर्मी बढ़ेगी तो हमारे पास जो लीव्स के पास वाटर है वो एवेपोरेट ज़्यादा होगा लीफ सेल्स से, और ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। विंड ऑन विंडी डेज, water vapor will be blown away as it comes out through the stomata, so transpiration will be speed up, यानी कि उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारे पास हवा ऐसे दिन होता है जिसमें हवा ज़्यादा चल रही होती है, विंडी डेज़ होते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें जो उनमें हमारे पास वाटर वेपर जो प्लांट के सेल पे बन रहे हैं या प्लांट्स के सेल में बन रहे हैं, स्टोमेटा में बन रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो हवा में उड़ सकते हैं, हवा में जल्दी जल्दी एवेपोरेट हो सकते हैं। तो इस तरह भी हमारा जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा। Humidity, on dry days the air can hold more water vapor, so transpiration will speed up, यानी कि जब हमारे पास सराउंडिंग एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सॉरी, ह्यूमिडिटी से क्या होगा, जब हमारे पास जब हमारे जो डेज़ हैं वो ड्राई हो जाएंगे, खुश्क जब हवा चलने लगेगी तो उसमें क्या होगा, जब हमारे पास हवा खुश्क हो जाती है तो हवा खुश्क होने से क्या होता है, हवा खुश्क होने से जो हमारी एयर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है वाटर वेपर्स को होल्ड करने की, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की। जब भी हमारे पास ड्राइनेस हो जाएगी हमारे एयर में, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, वाटर वेपर जल्दी जल्दी एयर में एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। जितनी जल्दी जल्दी वाटर वेपर्स एवेपोरेट होंगे तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वो स्पीड अप हो जाएगा। टाइम ऑफ द डे, स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे इन मोस्ट प्लांट्स, सो ट्रांसपायरेशन विल बी फास्टेस्ट देन, यानी कि टाइम पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि जो हमारे स्टोमेटा हैं वो दिन में ज़्यादा ओपन रहते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स में यही होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में ओपन होते हैं, जो उनके गार्ड सेल होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कौन कौन से नंबर्स ऑफ थिंग्स हैं जिनसे हमारे पास जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो रहा है। तो उसमें हमारे पास टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारे पास ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। विंडी डेज़, यानी कि हमारे पास जब विंडी डेज़ होंगे, हवादार मौसम होगा हमारा, तो भी हमारे पास ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होने लगेगा। इसके अलावा ह्यूमिडिटी और ड्राई डेज, जब ड्राई डेज़ होंगे, खुश्क दिन होंगे, खुश्क हवा चल रही होगी, तो हमारा ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दिन में भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा होता है। क्योंकि दिन में स्टोमेटा, बहुत सारे प्लांट्स के पास जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में ओपन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ अगर देखेंगे तो आपको स्टोमेटा की पिक्चर शो हो रही होगी। स्टोमेटा के पिक्चर में दो स्टोमेटा हैं, एक जो है उसमें क्या शो हो रहा है, एक स्टोमा में हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन हैं और दूसरे में हमारे पास जो गार्ड सेल हैं वो क्लोज हैं। मुझे किस तरह पता चल रहा है, तो एक साइड पे हमारे पास जो गार्ड सेल्स हैं वो कर्व्ड गार्ड सेल हैं, जो उनका स्टोमा है वो वाइड ओपन है, और जो हमारे पास स्ट्रेट गार्ड सेल्स हैं वो क्या हैं, वो उस वक्त जो स्टोमेटा है या स्टोमा है वो क्लोज है। जब हमारे पास कर्व होंगे गार्ड सेल तो हमारे पास स्टोमा ओपन होगा, और जब स्ट्रेट गार्ड सेल्स होंगे तो हमारे पास जो स्टोमेटा है या स्टोमा है वो बंद होगा। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि
जो स्टोमेटा है उसके जो गार्ड सेल्स हैं उनका शेप कैसा है, तो उनका शेप क्या था, सॉसेज शेप थे। सॉसेजेस आपने देखे होंगे, तो सॉसेजेस का शेप जो होता है वो भी इस तरह का ही होता है। तो हमारे जो स्टोमा है उनके अराउंड दो सॉसेज शेप गार्ड सेल हैं। जब कर्व होते हैं वो ओपन होते हैं, और जब वो स्ट्रेट हो जाते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं। When a plant has plenty of water, the pressure inside the guard cells rises and the stomata will open। यानी कि जब कभी हमारे प्लांट के पास बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, उनके सेल्स में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, तो हमारे जो गार्ड सेल हैं उनका उसमें प्रेशर पड़ने लगेगा। जब उनमें प्रेशर बढ़ता जाएगा तो हमारे स्टोमा जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ओपन स्टोमा अलाउज मोर ट्रांसपायरेशन। जो हमारे पास स्टोमेटा जब ओपन हो जाता है तो वो अलाउ करता है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करेगा वाटर को लिक्विड से गैस वेपर्स में कन्वर्ट होने में, और फिर वो क्या हो जाएंगे, जो वेपर्स होंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे। एवेपोरेट होने के लिए जो ट्रांसपायरेशन के मैकेनिज़्म को पे फ़ायदा दे रही है वो चीज़ वो क्या क्या होती है, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड टाइम ऑफ द डे। यानी कि दिन के वक्त हमारे स्टोमेटा ज़्यादा ओपन होता है। द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। एज अ प्लांट लूजेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, more water is pulled up in the xylem tubes to replace it। यानी कि जिस तरह प्लांट हमारे पास जो है वो अपना वाटर लूज़ करता है, वाटर निकाल रहा होता है हवा में अपने अंदर से, अपने प्लांट से, तो उसको क्या प्रोसीजर हो रहा होता है, वह क्या प्रोसेस होता है, ट्रांसपायरेशन का। सो मोर वाटर इज़ पुल्ड अप इन द जाइलम ट्यूब टू रिप्लेस इट। यानी कि नीचे से और पानी आने लगेगा जाइलम ट्यूब के पास ताकि जाइलम ट्यूब इसको रिप्लेस कर सके। अब जाइलम ट्यूब क्या होती है, तो इसी चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़ा था इनसाइड अ स्टेम, जिसमें हमने बताया था कि जाइलम ट्यूब क्या होती है। जाइलम ट्यूब कैरी करेंगी वाटर को, मिनरल्स को, कहाँ से, फ्रॉम रूट्स। यानी कि जाइलम ट्यूब कैरी करेंगी वाटर एंड मिनरल्स को रूट से। दीज ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड थिक वॉल्स। और जो जाइलम की ट्यूब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही थिक होती हैं। इनके ज़रिए ही जो हमारा वाटर है वो रूट से आता है ऊपर की तरफ, प्लांट के स्टेम की तरफ, लीव्स की तरफ। सो more water is pulled up in the xylem tube to replace it, just as a drink is pulled up a drinking straw when you take a sip। बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक एग्जांपल ले लें ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की, जिस तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक पी रहे होते हैं, उसी तरह जो हमारी ड्रिंक है XYZ वो ड्रिंक कुछ भी हो, हमारे पास ऊपर की तरफ आने लगती है, स्ट्रॉ से बढ़ के ऊपर आने लगती है। तो यहाँ पे प्लांट में जाइलम ट्यूब जो है वो भी स्ट्रॉ का काम कर रही है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का काम कर रही है। जिस तरह पानी ऊपर एवेपोरेट होता जाएगा जाइलम ट्यूब के ज़रिए रूट से रूट्स नीचे जो हैं उनसे पानी क्या आता रहेगा, ऊपर की तरफ आता रहेगा। एज सेम एज जिस तरह ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में हो रहा होता है कि हम सिप करते जाते हैं, ड्रिंक लेते जाते हैं, पीते जाते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रॉ है उससे ऊपर की तरफ ड्रिंक आती रहती है। रूट्स आर कवर्डेड इन रूट हेयर्स। रूट जो है हमारी किससे कवर्ड हैं, वो है कवर्ड की गई हुई हैं रूट हेयर से, विच आर टाइनी एक्सटेंशन ऑफ द आउटर सेल्स ऑफ द रूट। और वो क्या हैं, टाइनी एक्सटेंशंस हैं आउटर सेल ऑफ द रूट के आउटसाइड पे जो टाइनी एक्सटेंशन है उसे क्या कहेंगे, हम रूट हेयर्स कहेंगे। रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट सो दैट मोर वाटर कैन बी टेकन इन। रूट्स जो हैं, रूट हेयर्स जो हैं हमारे पास, वो क्या करेंगी, वो सरफेस एरिया बढ़ा देंगी रूट को, रूट दूर दूर की तरफ पूरी मिट्टी में अंडरग्राउंड फैल जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, वाटर एब्जॉर्ब किया जा सके और फिर जाइलम ट्यूब के ज़रिए ऊपर स्टेम और लीव्स में पहुँचाया जा सके। This flow of water in the xylem from roots to leaf is called the transpiration stream। यानी कि जो ये फ्लो है वाटर का जाइलम से, रूट से लेके जो फ्लो आ रहा है रूट से जाइलम ट्यूब के बाद और फिर जाइलम ट्यूब से जा रहा है लीव्स में, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। यानी कि डाउन साइड से रूट से हमारे पास पानी आ रहा है ऊपर की तरफ, किसके ज़रिए, जाइलम ट्यूब के ज़रिए। सपोर्ट इन प्लांट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट इन प्लांट्स। द लीव्स ऑफ अ प्लांट नीड टू गेट एज मच एज लाइट एज दे कैन फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि हमारे जो प्लांट्स हैं, लीव्स हैं प्लांट के, उन्हें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए ताकि क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो इसी तरह जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे लीव्स को प्रोवाइड की जाएगी या प्रोवाइड करेंगे हम लोग या फिर मिलेगी उनको, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है या प्रोसेस है वो हो सकेगा।
Flowers must be held up in the air so they can be pollinated by the wind or passing insect. हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो क्या होते हैं, एयर में होते हैं ऊपर की तरफ, उनको थोड़ा सरफेस में ऊपर की तरफ उनकी जो अगर आप प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो सबसे टॉप पे क्या होते हैं, हमारे फ्लावर्स होते हैं. तो फ्लावर जो हैं वो ऊपर की तरफ क्यों हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको हवा मिल सके. किस लिए, ताकि जो उनकी जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो हो सके. पॉलिनेशन का प्रोसेस किस तरह हो रहा होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा होता है विंड के ज़रिए या फिर इंसेक्ट्स के ज़रिए. प्लांट्स आर सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ वेस्कुलर बंडल्स ऑल्सो कॉल्ड वेन्स. जो हमारे पास प्लांट हैं उसको सपोर्ट करती हैं एक फ्रेमवर्क वेस्कुलर बंडल्स का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स. Cells within this framework are supported by the water pressure inside them. यानी कि इन वेन्स के अंदर जो सेल हैं वो एक फ्रेमवर्क की तरह सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट को. किस तरह, तो वो वेन्स की किस तरह काम कर रही हैं, वो इस तरह काम कर रही हैं, प्लांट को इस तरह सपोर्ट कर रही हैं. क्यों, क्योंकि उनके पास जो है वाटर का प्रेशर है, यानी कि जो सारा वाटर है वो उसमें उन वेन्स में या उन सेल्स में स्टोर हुआ है या उन सेल्स में वेन्स में जाता है, तो उन पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है वाटर के जाने की वजह से. जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो वो क्या करती हैं, प्लांट को सपोर्ट करती हैं. Xylem tubes and vascular bundles have thick strong walls which make them ideal for supporting a plant. जो हमारी जाइलम ट्यूब्स हैं वो भी क्या है, वेस्कुलर बंडल्स में हैं. उनके पास जाइलम ट्यूब्स जो हैं वो किस तरह की होती हैं, थिक स्ट्रॉन्ग वॉल्स होती हैं जाइलम ट्यूब की, जो कि एक आइडियल कंडीशन या फिर एक आइडियल पार्ट बना रहा है प्लांट का, और वो क्या करेगा, वो प्लांट को आइडियली सपोर्ट भी करेगा. फिर जाइलम ट्यूब्स हैं वो उनको आइडियली सपोर्ट भी कर रही होंगी. They are like a skeleton running all through a plant from ends of the root to the tips of the leaves. यानी कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन का बहुत बड़ा काम है, वो फंक्शन कर रही हैं, किस तरह वो हमारे जो स्केलेटन है ह्यूमन बॉडी का वो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे रही है, मजबूत दे रही है. वरना तो हम लोग की जो बॉडी है वो जेली लाइक हो. सो स्टूडेंट, जिस तरह स्केलेटन हमारे ह्यूमन बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हैं, इसी तरह जो हमारे पास जाइलम ट्यूब हैं वो भी क्या कर रही हैं, हमारे प्लांट को एक स्केलेटन प्रोवाइड कर रही हैं, स्केलेटन लाइक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हैं. ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, किस तरह, रूट से लेके लीव्स की टिप तक हमारे पास जाइलम ट्यूब्स हैं. जाइलम ट्यूब बहुत थिक वॉल और स्ट्रॉन्ग होती हैं. जब वो थिक वॉल और स्ट्रॉन्ग होंगी और जब उनके इनसाइड सेल्स में प्रेशर इंक्रीज़ होगा वाटर के ज़रिए, तो क्या करेंगी, वो हमारे प्लांट को एक स्केलेटन लाइक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगी, उसको सपोर्ट करेंगी ताकि वो एक फर्म स्ट्रक्चर में खड़ा रहे. एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी में भी हम लोग चलते फिरते हैं, खड़े होते हैं, हमारा एक फर्म पूरा स्ट्रक्चर है, हड्डियाँ हैं हमारे पास. तो देखा जाए तो प्लांट्स के पास तो कोई ऐसी हड्डियाँ नहीं है, बोन्स नहीं है, उनका एक प्रॉपर स्केलेटन नहीं है. सो प्लांट्स किस तरह खड़ा रहता है मिट्टी से लगकर और वो गिरता नहीं है, झुकता नहीं है. सो उनका भी एक रीज़न मेन यही है कि जिस तरह हमारे पास ह्यूमन बॉडी के पास स्केलेटन होता है उनको सपोर्ट करने के लिए, इसी तरह प्लांट्स के पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं. वेस्कुलर बंडल में जाइलम है वो आइडियल वेस्कुलर बंडल्स का जो पार्ट है आइडियल है. क्यों, क्योंकि वो आइडियली हमारे पास सपोर्ट कर रहा है प्लांट को. तो प्लांट भी एक फर्म स्ट्रक्चर में खड़ा रहता है मजबूती के साथ और गिरता नहीं है, झुकता नहीं है. स्टूडेंट्स, राइट साइड पे ही आपको एक पिक्चर शो की गई है. उस पिक्चर में नीचे हमारे पास रूट है. वेन्स रन थ्रू द मिडल ऑफ द रूट, नॉट एज मच एज सपोर्ट इज़ नीडेड हेयर बिकॉज द सॉइल होल्ड द रूट्स इन प्लेस. यानी कि जो वेन्स है हमारे पास वो रूट्स की मिडल से स्टार्ट हो रही हैं. क्योंकि जो हमारे पास प्लांट के जो रूट्स हैं ना, उस वक्त उनको इतनी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. क्यों उनको सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास सपोर्ट है. उनके पास सपोर्ट इस तरह से है क्योंकि वो मिट्टी में अंदर तक धंसी हुई हैं. जब वो मिट्टी में अंदर तक धंसी हुई भी हैं और जो रूट्स हेयर हैं वो अंदर तक इतना ग्रिप कर लेते हैं अपने आप को, इतना मजबूती के साथ अंदर चले जाते हैं, तो उनकी जो मिट्टी होती है वो भी उनको उसी तरह ग्रिप के साथ पकड़ लेती है, होल्ड करके रखती है. जब वो उनको होल्ड करके रखती है तो उनको सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती. In the stem, the veins are arranged in a ring round the outside. हमारे पास जो स्टेम है उसमें वेन्स किस तरह अरेंज है, रिंग राउंड द आउटसाइड, रिंग की तरह आउटसाइड की तरफ वो अरेंज की गई हैं. दिस इनेबल द स्टेम टू स्टैंड अप
टू विंड्स दैट कुड ब्लो द प्लांट ओवर। तो ये हमारे पास क्या करेंगी, ये हमारे पास प्लांट को इस तरह खड़ा रखेंगी मजबूती के साथ कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलें तो वो प्लांट को उड़ा ना ले जाएं। सबसे पहले तो जो उन्होंने सपोर्ट दिया वो हमारे पास जो सॉइल ने दिया, मिट्टी ने दिया, उन्होंने उनको जड़ों को पकड़कर मजबूती से खड़ा कर दिया। अब जो स्टेम है वो तो हवा जब ज़्यादा तेज़ चले तो वो हिलेंगी, इधर जाएंगी उधर जाएंगी, प्लांट एक मजबूती के साथ खड़ा तो नहीं रहेगा। तो जो हमारे पास वेन्स है उनका स्ट्रक्चर इस तरह अरेंज हुआ है कि अगर ज़्यादा तेज़ हवा भी चले तो वो स्टेम इधर से उधर नहीं होगी। Now veins are close together to squeeze through narrow part like this leaf stalk। जो हमारे पास इसके बाद स्टेम से निकलते हुए वेन्स आ रही हैं वो क्या करती हैं, वो स्टॉक में इस तरह अंदर की तरफ नैरो पार्ट्स में स्क्वीज़ हुई हुई हैं कि हमारे पास जो आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं और मिली हुई हैं कि जो हमारा प्लांट है वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होगा और उनको एक पूरी पक्की सपोर्ट मिलेगी। वेस्कुलर बंडल्स आगे दिखाए गए हैं और इसके बाद वेन स्प्रेड आउट अक्रॉस अ लीफ टू होल्ड इट फ्लैट, द लीफ कैन देन एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हमारे पास जो वेन्स हैं वो स्टेम के बाद वेस्कुलर बंडल जो हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे एक, ताकि वो हमारे जो लीफ है उसको भी होल्ड कर सकें और लीफ क्या कर सकें, लीफ बहुत सारी लाइट एब्जॉर्ब करे फोटोसिंथेसिस के लिए। सो इस तरह जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो वेन्स हैं, वो किस तरह सपोर्ट करेंगी, वो रूट से लेके ऊपर लीव्स तक उनको एक फ्रेम स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर देंगी, फ्रेमवर्क देंगी, उनको सपोर्ट करेंगी, उनको सीधा खड़ा रखेंगी ताकि कभी भी बहुत ज़्यादा हवा भी चले तो भी प्लांट गिरे नहीं, हवा में लहराए नहीं, इधर उधर ना हो, बिल्कुल अपनी जगह मजबूती के साथ खड़ा रहे। स्टूडेंट्स, आज के हमारे रिकॉर्डिंग के जो लेक्चर्स थे वो थे ऑस्मोसिस हमने लास्ट में पढ़ा था। इस दफ़ा हमने पढ़ा है ट्रांसपायरेशन में हमने बताया कि जो वाटर है वो किस तरह प्लांट के जो लीव्स हैं उससे बाहर जा रहा है, वाटर वेपर्स किस तरह बन रहे हैं। तो वाटर वेपर में सबसे बड़ा ट्रांसपायरेशन में जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोमेटा का, क्योंकि स्टोमेटा ही वो सेल्स हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हैं और जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। इसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ट्रांसपायरेशन की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो थे टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड टाइम। इसके अलावा हमारे पास ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम का टॉपिक था। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम में क्या क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम में हमारे पास जो वाटर है वो जाइलम ट्यूब के ज़रिए रूट से लेकर आएगा लीव्स में और वहाँ आकर पूरी क्या होगी, वाटर वेपर्स बनेंगे और हमारे पास वाटर जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा। इसके पास हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था सपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट को जो सपोर्ट करते हैं वो वेस्कुलर बंडल सपोर्ट करते हैं। वेस्कुलर बंडल हमारे रूट से लेके प्लांट्स के पास जो लीव्स हैं वहाँ तक स्प्रेड हुए हुए होते हैं। रूट जो हैं उनके एक और सपोर्ट इस तरह मिल जाती है कि जो सॉइल है वो भी उनको सपोर्ट दे रही होती है। इसके अलावा रूट्स के पास वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। पर स्टेम में वेस्कुलर बंडल सपोर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो हवा में हमारा लीव झूले नहीं, इधर उधर ना हो। और हमारे पास फिर जो वेस्कुलर बंडल हैं वो सपोर्ट करते हैं लीव्स को, फर्मली उसको अपनी जो स्टेम है उससे लगा कर रखते हैं और ताकि लीव्स भी टूट के गिरे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकें और फोटोसिंथेसिस हो सके। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे यही 2-3 टॉपिक्स है, आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।